हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इसका पहला पार्ट मैंने कल अपलोड किया था। दोस्तों, अगले 30 दिनों तक मैं कंटिन्यू मैथ्स का डेली एक लेक्चर लेकर आऊँगा और अगर आप इन सारे लेक्चर्स को देख लेते हो तो आने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में मैथ्स के लिए आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो यहाँ पर अन अकेडमी की तरफ से एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है लक्ष्य एनडीए 2 2021। दोस्तों, यह बैच 18 मार्च 2021 से 1 सितंबर 2021 तक चलने वाला है, जिसमें धर्मदेव मिश्रा सर के द्वारा आपकी इंग्लिश करवाई जाएगी, अर्पित चौधरी सर के द्वारा मैथ्स करवाए जाएंगे, रेशमा खान मैम के द्वारा साइंस और सौरभ कुशवाहा के द्वारा आपकी जीएस करवाई जाएगी। एक और बैच लॉन्च किया गया दोस्तों। इस बैच का नाम है एमएनडीए। यह बैच 30 दिन का है, जो कि एक क्रैश कोर्स टाइप का है, जिसमें मैथमेटिक्स अनुज सेठ सर के द्वारा, साइंस रेशमा खान के द्वारा, सुमित कुमार के सर द्वारा जीएस करवाए जाएंगे, करंट अफेयर्स सौरभ कुशवाहा सर के द्वारा और इंग्लिश आपकी डीडी मिश्रा के द्वारा करवाई जाएगी। दोस्तों, यह बैच 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक यानी कि टोटल 30 दिनों तक चलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इनरोल करना चाहते हो तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लेना। और अगर वहां पर आप मेरा कोड यूज करते हो एग्जाम गुरु 10 तो इन सारे कोर्सेज पर आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि x माइनस 2y इक्वल टू 3 है, x इंटू वाई इक्वल टू 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिया तब आप आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो देखो क्या क्या डाटा हमें दिया गया है। x माइनस 2y इक्वल टू 3 है और x इंटू वाई इक्वल टू 5 है। तो दूसरा वाला टर्म दिया गया यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान से समझो। हमें किसी दो ऐसे संख्या को मल्टीप्लाई करना होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, रिजल्टेंट जो यहाँ पर नंबर आएगा वो हमारा 5 आना चाहिए। तो 5 एक ऑड नंबर है यहाँ पर, और अगर हम किसी भी दो इवन नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी 5 नहीं आएगा। केवल एक ही ऐसा पेयर बनता है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हम 5 प्राप्त कर सकते हैं, वो है 1 और 5। ठीक है, तो मान कर चलो यहाँ पर x को सबसे पहले 5 मान लो और y को 1 मान लो। यहाँ पर दोनों को अल्टरनेट वे में मानकर चलना है, जिससे भी आपका वैल्यू सही पुट हो जाता है वही आपका आंसर होगा। तो देखो, x बराबर अगर 5 मानते हो तो इस वाले इक्वेशन में x का वैल्यू 5 पुट करके देखो। x की जगह हमने 5 लिख दिया, -2, और y की जगह क्या करेंगे हम 1 लिख देंगे। तो 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 हो जाता है ना, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। x माइनस 2y का वैल्यू 3 है। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1, ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर गए हैं। तो हमें आंसर फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 इंटू 1 4। तो 25 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का 21 करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपने ध्यान से देखा कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले x और y का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है किसी भी दोनों में से एक इक्वेशन से, और उस वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में रखकर देख लेना कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1 रख के इसे सेटिस्फाई करवा दिया है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो आंसर फाइंड करना है उस वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल कर चला आएगा। तो आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है 6300 रुपये को x, y और z के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि x और y का रेशियो 7:5 है, y और z का रेशियो 4:3 है। तो y के हिस्से में कितनी धनराशि आई है। ठीक है, 6300 रुपये हैं, इसे x, y और z 3 लोगों के बीच बांटा जाता है और तीनों का रेशियो दिया गया है। x और y का रेशियो 7:5 है और y और z का रेशियो 4:3 है। तो आपको बताना है कि y के हिस्से में टोटल कितनी राशि आई है। जब भी इस तरह के रेशियो वाले क्वेश्चंस दिए हुए हों
तो पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो यह है कि एक्स वाई और जेड इन तीनों का सेपरेट वैल्यू आपको फाइंड करना होगा रेशियो में। उसे कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। क्या फाइंड हमें करना है, एक्स वाई और जेड का। तो सबसे पहले आप एक्स वाई और जेड ऐसे लिख दो। अब देखो एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, 7:5 है ना, तो एक्स के नीचे 7 और वाई के नीचे 5 लिख दो। इसके बाद वाई और जेड का कितना है, 4:3 है, तो वाई के नीचे 4 लिख दो और जेड के नीचे 3 लिख दो। अब 5 के राइट साइड में जो खाली स्थान है उसमें 5 लिख दो और 4 के लेफ्ट साइड में जो खाली स्थान है इसमें 4 लिख देना है। जो भी यहाँ पर खाली स्थान रहेगा वो बगल वाला नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। अब 5 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो यह 15 होगा, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा और 7 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक्स का रेशियो 28 है, वाई का रेशियो 20 है और जेड का रेशियो 15 है। यहाँ पर हमने एक्स वाई और जेड तीनों का सेपरेट रेशियो निकाल लिया है। अब वापस से क्वेश्चन में आना है और देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे यहाँ पर वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, तो जिस भी नंबर का या फिर जिस भी लो का वैल्यू पूछा जाए उसे आपको ऊपर लिखना है, नीचे में जो तीनों रेशियो हैं इन तीनों का सम लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल अमाउंट से, यानी कि 6300 से। तो देखो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 20 है, यानी कि ऊपर में 20 लिखा जाएगा। अब नीचे में x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों लिखना है ना, तो देखो 28, 20 और 15 इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 20, 20, 40, 10, 50, 8, 58 और 5, 63, यानी कि नीचे टोटल आ जाएगा 63 और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट यानी कि 6300 से। तो अब इसे काटो, 63 से 6300 कैंसिल होगा 100 बार में, और 100 में अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में डबल शून्य यानी कि 2000 रुपये। वाई के हिस्से में टोटल कितनी राशि आई है, वाई के हिस्से में टोटल 2000 रुपये अमाउंट यहाँ पर आया है। इसी तरह अगर एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जाता तो इस वाई के जगह आप केवल एक्स का वैल्यू पुट कर दो, यानी कि यहाँ 20 के जगह आप 28 कर देते तो एक्स का वैल्यू निकल जाता। और अगर जेड का वैल्यू पूछता तो यहाँ पर 28 की जगह आप 15 यानी कि जो जेड का वैल्यू वो लिख देते तो यहाँ से जेड का वैल्यू भी निकल जाता। तो इस तरह से आप चाहो तो तीनों पीपल्स का यहाँ से वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का यहाँ पर आपसे डायगोनल दिया हुआ है और उसका लेंथ दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है कि विड्थ कितना है और उसके बाद इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मान लो यह एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यह रेक्टेंगल है और इसे नाम दे दो ABCD। अब इसका कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, मान लो हमने AC ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, इसका जो डायगोनल है वो है 15 सेंटीमीटर, यानी कि AC का वैल्यू यहाँ से हमने 15 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। और इसका जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो आपका 12 सेंटीमीटर है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो हमें यहाँ मालूम है 12 सेंटीमीटर, विड्थ हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो इस चीज़ को ध्यान से, रेक्टेंगल का जो डायगोनल के बाद वाला पार्ट है यानी कि ABC, इसे आप एक ट्रेंगल मान लो। इसे मैं बाहर लिख देता हूँ इस तरह से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये आपका ABC है जिसमें से AC आपका डायगोनल है 15 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू यहाँ पर 12 दे दिया गया है। तो अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ये वाला जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, उसका जो चारों एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है दैट मीन्स कि जो हमारा ट्रेंगल है ABC वो एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए रूट अंडर 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करना होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो यह टोटल आ जाएगा, काटने के बाद क्या टोटल आ जाएगा रूट अंडर 81 यानी कि 9 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो हमारा तीसरा वाला पार्ट है यानी कि x का है जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा। अब मेरे पास लंबाई भी मिल गया है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी मिल गया 9 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं 12 गुना 9 और 12 में जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके और फिर से देख लेना। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर रेक्टेंगल को मैंने डायगोनल जैसे ड्रॉ किया तो एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर दो इक्वल ट्रायंगल बन गए हैं। अब इस ट्रायंगल में मुझे एक साइड मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है, तो दूसरा साइड हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो इस तरह से मैंने इसका विड्थ यानी कि चौड़ाई भी निकाल लिया और लंबाई ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ से इसका एरिया फाइंड कर लिया है। और अगर इसका पेरीमीटर निकालना होता तो आप फॉर्मूला यूज करते 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ यानी कि 12 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 21 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ। तो चौथा क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपये में बेचने पर राम को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका थोड़ा सा लंबा है लेकिन कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन दूसरा जो शॉर्ट तरीका है उस मेथड से मैं आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। पहले आपको क्या करना होगा, लॉन्ग मेथड से इसका सेलिंग प्राइस दिया गया 70,000 और प्रॉफिट दिया गया 25%, तो आपको पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। और जब आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा फिर आप 30% का जो प्रॉफिट है इसे यूज करके इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। लेकिन डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे। 25% लाभ होने का मतलब क्या है, मैंने आपको परसेंटेज का एक चैप्टर करवाया था, उसमें आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब अगर किसी वस्तु का दाम 100% है और अगर हम उस पर 25% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय है वो हम क्या कर रहे हैं 125% पर कर रहे हैं, तभी ना 100 में मुझे 25% का लाभ भी हुआ। सेम चीज़ यहाँ पर दी गई है, 25% का लाभ हो रहा है ना, यानी कि 125% का वैल्यू यहाँ पर क्या है 70,000 रुपये है। 70,000 रुपये में बेचने पर हमें 25% का लाभ हो रहा है, इसलिए 125% का वैल्यू 70,000 है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 70,000 डिवाइडेड बाई 125। और हमें फाइंड करना है 30% का वैल्यू, यानी कि 130% का हमें निकालना होगा। तो 130% का क्या हो जाएगा, इसमें केवल आप 130 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब इसे देखो 125 से 70,000 को काटोगे तो यह डायरेक्टली यहाँ पर कटेगा 560 बार में, और 560 में अगर आप 130 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यह हो जाएगा 72,800 रुपये। यानी कि इस मोटरसाइकिल को हम 72,800 रुपये में बेचेंगे तो हमें यहाँ पर 30% का लाभ प्राप्त होगा। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है। 100% का वैल्यू किसी का जो वस्तु है उसका दाम ओरिजिनल 100% होता है। अगर 25% का लाभ हो रहा है यानी कि यहाँ पर हमने उस वस्तु को 125% पर बेचा है, तो बेचने का मूल्य 70,000 है, यानी कि 125% का वैल्यू 70,000 है, तो 1% का वैल्यू 70,000 बाई 125 हो जाएगा। तो इसी तरह से 130% का वैल्यू क्या होगा 70,000 बाई 125 गुना 130। आप यूनिटरी मेथड से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। पांचवा क्वेश्चन है, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रीचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी है तो रीचा की औसत चाल ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ए से बी, बी से सी और सी से डी का, वो तीनों डिस्टेंस इक्वल है। सबसे पहले देखो कि औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो हमने डिस्टेंस कवर किया है और इस डिस्टेंस को कवर करने में जो हमारा टोटल टाइम लगा है उन दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तब हमें एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगा। एक चीज़ देखो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है ना वो तीनों में इक्वल है ना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 15, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, या 10 टाइम्स कटेगा और या 15 टाइम्स में। इसके बाद फिर से यहाँ 3 से 5 टाइम्स, 10 एंड 5 टाइम्स, और 5 से यहाँ फिर करोगे तो 1, 2 एंड 1। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये टोटल हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया 60। तो मान लो कि जो हमारा डिस्टेंस है ए से बी तक, बी से सी तक या सी से डी तक, इस डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो है आपका 60 किलोमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों जो आपका जगह था ए से बी, बी से सी और सी से डी, इनका अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर ए से बी तक
रीचा चलती है, यानी कि 60 किलोमीटर चलती है, और किस स्पीड से चलती है, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी कि टोटल 4 घंटे का यहाँ पर समय लग रहा है। अब अगर बी से सी तक वो जाती है तो 60 किलोमीटर चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो यहाँ पर उसे टोटल 3 घंटे का समय लगा। और सी से ए तक जाती है तो फिर से 60 किलोमीटर चलेगी, लेकिन स्पीड क्या होगा, स्पीड अब हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर उसे लगेगा टोटल 2 घंटे का टाइम। अब हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। वो टाइम हमने यहाँ पर निकाल लिया, 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर ए से बी तक, 60 किलोमीटर बी से सी तक, और सी से ए तक 60 किलोमीटर, यानी कि टोटल 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और टोटल का टाइम कितना लगा है, 4 3 7 और 7 2 9 घंटे का, यानी कि इसे अगर यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा टोटल 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका जो एवरेज स्पीड है दोस्तों वो आपका है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सो गाइज आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझा होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले एक डिस्टेंस पता कर लो। डिस्टेंस पता करने के लिए तीनों जो स्पीड है उसका एक एलसीएम निकाल लो, ताकि कोई ऐसा नंबर हमें मिल सके जो इन तीनों ही संख्या से डिवाइड हो जाए डायरेक्टली। तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड होता है, 20 से भी डिवाइड होता है और 30 से भी डिवाइड होता है। अब हम क्या करेंगे कि 60 किलोमीटर चलने में अलग अलग जो पीरियड दिया गया है, ए से बी, बी से सी और सी से डी, इसमें टाइम कितना लगा, तो टाइम यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने टाइम निकाल लिया। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि 60 किलोमीटर का 3 स्टेप है, यानी कि 180 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ही लिया है 4 3 और 2 घंटे। तो इन दोनों को ऐड करके तीनों को हमने यहाँ से एवरेज स्पीड फाइंड कर लिया है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टा आईडी है log2shivam, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हो। और फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरु।